अब हमारे सामने है यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस के छात्र विश्वजीत जी। तो आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से वो वहाँ से यूक्रेन से और भारत तक पहुँचे हैं, कि किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और कहाँ कहाँ से उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ। जी विश्वजीत जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं वापस लौटने पर और बधाई देता हूं कि आज आप भारत में सपरिवार खुश नज़र आ रहे हैं। विश्वजीत जी, रोमानिया में आप एमबीबीएस के कौन से ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं इस टाइम थर्ड ईयर में हूँ और मैं इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। जी, आपको पहली बार कब पता चला कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, या मैं कहना चाहूँगा कि कब जो भारतीय दूतावास है यूक्रेन में उसने आपके लिए पहली एडवाइजरी किस तारीख को जारी की? जी, पता तो हमें वैसे 25 फ़रवरी को लगा था, जिस टाइम पर बॉम्ब बरसाए गए थे। वो एक ऐसा दिन था जिस टाइम पे हमें लगा था कि स्टार्टिंग हो चुकी है इस चीज़ की। बट इंडियन एम्बेसी ने वो पहले भी एडवाइजरी जारी कर चुके थे। लगभग 3-4 दिन पहले 25 तारीख से उन्होंने फिर से एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि मतलब अब अपने नेटिव कंट्री में जा सकते हैं और क्या नाम वहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप लीव कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि भारतीय दूतावास के द्वारा 22 तारीख के आसपास एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जो वहाँ छात्र अध्ययनरत हैं भारतीय, वो स्वदेश लौट सकते हैं। तो क्या उसके बाद आपने लौटने का प्रयास किया या फिर कुछ अड़चन आई? जी, इतना हमें लग नहीं रहा था कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हम उस टाइम तक सोच रहे थे कि ये प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स हैं। और लेकिन 25 फ़रवरी की सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता लगा कि हमारे शहर पर बम गिराए गए हैं। तो फिर मैंने सोचा इस बारे में कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और उस टाइम पर इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी आ चुकी थी कि आप अपने शहर छोड़ के जा सकते हो भारत वापस। तो उन्होंने ये भी बोला था कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि 4 कंट्रीज़ हैं, उनके बॉर्डर पर आप जो आपका नियरेस्ट पड़ता है तो आप उस पर जा सकते हो। तो मेरा नियरेस्ट रोमानिया था, तो मैं रोमानिया गया था। तो आप यूक्रेन के किस शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं इवानो फ्रैंकोविस्क शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ, और वो यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट में आता है। जी, तो जब आप वहाँ से चल दिए, जैसे ही आपको सूचना मिली, तो आप कैसे, मतलब रेलगाड़ी द्वारा या किस प्रकार से आप रोमानिया एयरपोर्ट पर पहुँचे? जी, हम बच्चों का ग्रुप था, और लगभग 30-40 बच्चों का ग्रुप था, और उन्होंने बोला था, और हमने डिसीजन लिया कि हम एक बस करेंगे। बाय बस हम बॉर्डर तक पहुंचे। बॉर्डर से लगभग बस ने 10-15 किलोमीटर पहले रोक दिया था, क्योंकि उसको एंट्री नहीं मिलती बस को अंदर जाने की। और हम वहाँ से फिर पैदल गए। बस करने के बाद में पैदल हम बॉर्डर तक चले। लगभग वही 15 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत बस यही रही कि हम वो जो ट्रैवलिंग थी 15 किलोमीटर की, और बाद में जो बॉर्डर पर रुकने का टाइम था, वो एक हमारे लिए डिफ़िकल्ट फेज़ था उस जर्नी का। तो इस दौरान खाने की क्या व्यवस्था रही? जो आपने बैग वहाँ से लेके चले थे, क्या उसमें आप खाना साथ लेकर चले थे? जी, जी, हमने खाना ले लिया था पहले ही। तैयारी कर चुके थे हम कि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने कुछ खाना भी रखा था, लेकिन वो इनफ नहीं था कि वो 2 दिन तक चल सके। तो वहाँ पे जब हम रुके रहे थे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा था उस टाइम पे, लगभग -7 -8 था। तो और भीड़ भी काफ़ी थी, लगभग 2000 बच्चे थे। 2000 से लेकर 3000 बच्चे बॉर्डर के गेट के बाहर खड़े हुए थे। धक्का मुक्की भी थी वहाँ पे, काफ़ी हो रही थी बच्चों के बीच तो में। जैसा आप बता रहे थे कि धक्का मुक्की, तो ये धक्का मुक्की पुलिस कर रही थी या आपस में छात्र छात्राओं की कुछ इस प्रकार का हो रहा था? भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। जी, वहाँ पे पुलिस की कोई गलती नहीं है, मिलिट्री के लोग थे वहाँ पे बॉर्डर पे। यूक्रेन मिलिट्री की बॉर्डर पे लोग खड़े हुए थे। जो बच्चे थे उन्हें काफ़ी पैनिक हो रखे थे उस टाइम पे, तो उनको यही नहीं पता था कि उनको डिसिप्लिन में रहना है, नहीं कि वे डिसिप्लिन में रहे या ना रहे। तो
तो कहीं ना कहीं आपाधापी का माहौल था, बच्चों में घबराहट थी, जिसकी वजह से हर छात्र या छात्रा आगे आना चाहता था, इस वजह से कुछ धक्का मुक्की शायद हुई। तो वहाँ पे मिलिट्री के लोग बोलते थे कि 1 बाय 1 आप आए, और क्योंकि वे 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे में लगभग इतने ही टाइम में गेट खोलते थे वो अपना। तो उस गेट के अंदर लगभग 6 से 7 बच्चे घुसते थे। तो अब जितने बच्चे घुस चुके वो अच्छी बात है, वो वेल एंड गुड है, लेकिन जितने बच्चे रह गए अब वो और पैनिक हो जाते थे कि हमें क्यों नहीं लिया गया अंदर। सो ये सिचुएशन थी वहाँ की उस टाइम पर। और मेरा जो टाइम था, मैं 2 दिन बाद रात के 3 बजे मैं निकला वहाँ से, बॉर्डर के अंदर मुझे एंट्री मिली। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था कि रुकने की कोई सुविधा थी, या फिर एक कैफ़े ज़रूर था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे इतने बंदे घुसे हुए थे कि लगभग 100 बच्चे थे वहाँ पे कैफ़े में, तो वहाँ पे बैठने का भी कोई ऐसा सीट बची नहीं हुई थी। तो जिस रात आपको एंट्री मिली, तो उस रात आप कितने घंटों से भूखे रहे? जैसे कि अभी आपने बताया कि खाना ख़त्म हो चुका था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने समय तक आप भूखे रहे या पानी आपको नहीं मिला? यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। जी, वैसे तो हम अपना पानी और खाना लेके चले थे लगभग, लेकिन वहाँ पे कैफ़े पे भी हमने कुछ ख़रीदारी की है। और वहाँ पे कुछ लोग थे यूक्रेनियन, जिन्होंने ठंड देखते हुए, वहाँ का माहौल देखते हुए, वहाँ पे जो है आग का सेटअप किया। अगर मैं उन्होंने लकड़ियाँ जलाई हैं हमारे लिए, और फ्री में जो वे दे सकते थे खाने के लिए, ब्रेड और ये सब उन्होंने खुद अपनी इच्छा के थ्रू उन्होंने दिए हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा भी किया है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे बाहर ही थे, हम इंतज़ार कर रहे थे बॉर्डर के बाहर ही। तो उन्होंने वहाँ पे आग भी जलाई है और खाने का भी इंतज़ाम रखा है 2 दिन तक। तो हालांकि वो इतना इनफ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, क्योंकि बॉर्डर पे वहाँ ऐसा कुछ था नहीं खाने पीने का। जी, तो ये अभी आपने सुना कि यूक्रेन के निवासियों ने भारतीय छात्रों की मदद की। इस कठिन समय में जितना वो कर सकते थे, उन्होंने इन छात्रों की मदद की, इनको खाना पानी या शेल्टर के लिए इनको जगह दी। अभी बात को आगे जारी रखेंगे। तो विश्वजीत जी, जैसा कि आप बॉर्डर क्रॉस किया और आप रोमानिया देश में आए, तो रोमानिया देश में आने के बाद जो आप एयरपोर्ट पर थे। जी, जब हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, सबसे पहले तो मैं इंडियन एम्बेसी को भी थैंक्स करना चाहूँगा, और क्योंकि उन्होंने हमारी बॉर्डर क्रॉस कराने में काफ़ी हेल्प की। और फिर उन्होंने हमें बस के थ्रू एयरपोर्ट तक ले गए तब। और वहाँ पे रोमानिया में इंडियन एम्बेसी थी, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। और वहाँ से हम फिर एयरपोर्ट ले जाए गए, और वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। लेकिन हमें पता चला, जब हम चेक इन कर रहे थे, उस टाइम पर हमें पता चला कि हमारी सीट फुल हो गई है फ़्लाइट में, और आपको शेल्टर शिफ्ट कराया जाता है। तो हम उस टाइम पर शेल्टर में शिफ्ट कराए गए। यानी रोमानिया में आप शेल्टर में आपको शिफ्ट कराया गया। और वहाँ पे जब हमें वो कोरबैंको एक जगह थी वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सिचुएटेड था हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो क्लोज्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था एक तरीके से। तो वहाँ पे उन्होंने हमें शिफ्ट कराया। वहाँ पे खाने की सुविधा अच्छी थी, रुकने की अच्छी थी, अच्छे गद्दे दिए गए थे उन्होंने, और हीटर भी अच्छे से वहाँ पे लगे हुए थे। तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई इशू नहीं था, और अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी सेवा की है। रोमानिया की जो सरकार है, उसने आपको अच्छी व्यवस्था दी। जी, उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, उनकी बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, और जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे सरवाइव कर सके, वे वहाँ पे सरवाइव कर पाए एक तरीके से उस सिचुएशन में। तो मैं थैंकफुल हूँ रोमानियन गवर्नमेंट का कि उनके जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और किसी तरीके से कोई हमें कमी नहीं महसूस होने दी, जिसकी वजह से सभी बच्चे अपने घर वापस लौटे, वहाँ पे शेल्टर में भी रुके, और उनका खाना पीना रहना सब अच्छे से हुआ। जी, तो ये अभी आपने सुना, विश्वजीत जी ने साफ साफ कहा कि जो रोमानिया की सरकार है, उन्होंने भरपूर सहयोग किया। विश्वजीत जी के समूह ने बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया था, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो रोमानिया सरकार ने इनके लिए
हॉस्पिटलिटी जो इनको सेवाएं दी, खाने पीने रहने को लेकर के, उनका ये शुक्रिया अदा यहाँ पर कर रहे हैं रोमानिया सरकार का, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। आगे बात को जारी रखते हैं। तो विश्वजीत जी, जैसा कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी छात्र जहाँ पर हैं, जब वो वहाँ से बॉर्डर के लिए निकलें तो अपनी बस पर या जैसे भी हो हाथों में झंडा रखें, भारत का ध्वज रखें। तो जैसा आपने बताया कि आप बस से बॉर्डर तक पहुँचे, यानी 15 किलोमीटर पहले गाड़ी रुक गई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या आपकी बस पर जो तिरंगा है वो आप लोगों ने लगाया था? जी, तिरंगा लगाया था। जो बच्चे थे वो तिरंगे को लेकर आए थे, हमारे राष्ट्र ध्वज को लेकर आए थे। उसके बाद हमारा जो पहला फेज़ था जर्नी का, वो हमारे शहर से स्टार्ट हुआ था, इवानो फ्रैंकोविस्क से। और फिर हम वहाँ से बस करके बॉर्डर गए, बॉर्डर तक। फिर बॉर्डर पर हमारी दूसरी डिफ़िकल्टी चालू हुई, वो थी वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करना। जो गेट है वो ओपन नहीं हो रहा था, वो लगभग 1 घंटे में ओपन कर रहे थे क्योंकि भीड़ काफ़ी थी वहाँ पे। जी, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आप तिरंगा आपकी गाड़ी पे लगा, गाड़ी क्या बस पर तिरंगा था? जी, बस पर तिरंगा नहीं था, वो अंदर तिरंगा था। और अंदर तिरंगा था। तो कहीं कोई ऐसा क्षण आया कि जहाँ पर सैनिकों ने बस रोकी हो, या आपने कैसा महसूस किया जैसा तिरंगा आपके हाथों में था, भले ही आप बस के अंदर बैठे थे? तो क्या कुछ उससे आपको मानसिक रूप से कुछ मजबूती मिल रही थी, या कोई और अन्य लाभ तिरंगे का आपको मिला? जी, तिरंगे का लाभ हमें बस इमोशनली मिला था, जो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि हम इंडियन हैं और हम अपने वतन वापस लौट जाएंगे। और बाकी यूक्रेनियन मिलिट्री या यूक्रेनियन पुलिस ने हमें नहीं रोका है, उन्होंने हमें जाने दिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। उन्होंने जिस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए वे उस हिसाब से चले हैं। तो कोई भी हमें ना तो मारा मारी हुई है हमारे साथ में, हम उसी तरीके से आए हैं जिस तरीके से कोई एक नॉर्मल व्यक्ति आएगा और बॉर्डर क्रॉस करेगा। तो जैसा कि लगातार खबरें आ रही थी और परिवारजन चिंतित भी निश्चित हो रहे थे कि वहाँ पर बेसमेंट में छात्र बैठे हैं, तो क्या आप भी जिस दिन आप वहाँ से चले हैं, क्या कोई ऐसा क्षण आया है जब आप भी छात्रों के, भारतीय छात्रों के समूह के साथ कहीं बेसमेंट में आप छिपे हों और बहुत ज़्यादा डर गए हों? जी जी, हमारे शहर में बंकर थे काफ़ी, लगभग 2-3 बंकर थे जो क्या नाम है, उसमें बच्चे गए भी थे। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि मुझे जब 25 तारीख को सुबह पता लगा कि यहाँ पे हमारे शहर में बॉम्ब डाले गए हैं, तो मैंने वहाँ से निकलने का डिसीजन लिया। और हम तुरंत के तुरंत लगभग 2 घंटे बाद वहाँ से निकल चुके थे। और उसके बाद में जैसे ये हमारा तो वेस्टर्न साइड का इलाका पड़ता है, जो ईस्टर्न साइड का इलाका है वहाँ उधर साइड ज़्यादा बच्चे बंकर्स में जा रहे हैं, शेल्टर में जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ के बच्चे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रोन है वो एरिया रशियन मिलिट्री के। जी, तो जैसा अब घर आप पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ भारतीय बच्चे अभी भी वहाँ पर आपके साथी हैं या आपकी यूनिवर्सिटी के हैं जिनसे आप संपर्क में हैं? आपको क्या अभी यूक्रेन में फंसे कुछ छात्रों की जानकारी है? आज जैसे कि 6 मार्च 2022 है, तो क्या कुछ बच्चों के टच में आप भारत के हैं जो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? जी, 2-3 क्लासमेट्स हैं मेरे जो अभी भी इस टाइम पर क्या नाम है, बॉर्डर पर हैं। लेकिन उनमें से एक तो निकल चुके हैं, उनकी फ़्लाइट भी होगी, और जो बाकी के 2 बच्चे हैं वे अभी बॉर्डर पर ही हैं। होप करता हूँ कि वे निकल जाएंगे। तो जैसा कि लगातार खबरें आ रही हैं कि भारतीय वायुसेना भी छात्रों को ला रही है, और एयर इंडिया है, स्पाइस जेट यानी निजी एयरलाइंस भी ला रही है, तो क्या कुछ ऐसी बात भी है कि जो निजी एयरलाइंस हैं या और दूसरी एयरलाइंस है, वो पैसे ले रही हैं छात्रों से, किराया ले रही हैं या 2 गुना किराया ले रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ सच्चाई है या खाली ये भ्रामक चीज़ें हैं, खाली अफवाहें हैं? जी, जो बोल रहे हैं कि वे पैसे ले रहे हैं या फिर उनसे पैसे लिए गए हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि एक पॉजिटिव थिंग है और या फिर एक सही चीज़ है। क्या आपसे किराया लिया गया?
जी नहीं, मुझसे कोई किराया नहीं लिया गया। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फ़्लाइट हुई हैं। और जब मैं एयरपोर्ट पर था, रोमानियन एयरपोर्ट पे मैं जब था, तो उस टाइम पर हमारा जो वायुसेना का जो सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है C-17 ग्लोब मास्टर भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हमसे कोई पैसा लिया गया, एक भी पैसा हमसे चार्ज नहीं किया गया। तो जब आप भारत में एयरपोर्ट पर आ गए तो उसके कितने घंटे बाद परिवारजन आपको लेने पहुंचे, कितने घंटे आप भारतीय एयरपोर्ट पर रहे? जी, जब मैं यहाँ पे पहुँचा, सुबह पहुँचा था मैं लगभग 6-7 बजे। तो वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के लोग भी खड़े थे और उन्होंने हमसे बात की और बधाई दी उन्होंने हमें। और उसके बाद कुछ देर हम उनके साथ ही रहे, खड़े रहे। और फिर वे हमें यूपी भवन लेके गए और यूपी भवन में हमें रूम्स अलॉट हुए और खाना खाने की व्यवस्था थी वहाँ पे अच्छे से। हम लगभग 2 घंटे वहाँ पे रुके रहे और फिर उन्होंने गाड़ी के द्वारा हमें घर छोड़ दिया। तो ये अभी आप सुन रहे थे यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस के छात्र विश्वजीत को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी भी कुछ गिने चुने छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लेकिन जैसा कि खबरों में लगातार बनी हुई है बात कि भारतीय वायुसेना और अन्य भारतीय निजी एयरलाइंस लगातार बच्चों को लौटा रही है। रोज हजारों की संख्या में छात्रों को स्वदेश वापसी कराई जा रही है। तो इन्होंने बताया कि इनसे कोई किराया वगैरह भी नहीं लिया गया, जैसा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि यूक्रेन से जो छात्र आ रहे हैं उनसे जो निजी एयरलाइंस हैं या दूसरी एयरलाइंस हैं वो किराया ले रही हैं। वो भी उस बात का भी विश्वजीत जी ने खंडन किया है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं, आपने सुना उनको, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत जल्दी ही सभी जो यूक्रेन में फंसे छात्र हैं उनको वापस कर लिया जाएगा, जैसा कि खबरें चल रही हैं। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।